नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ पोस्टपार्टम हैमरेज। ऑब्स एंड गायनी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। दोस्तों, आपने अगर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए होंगे, मेरी वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए होंगे। आपने पीपीएच से रिलेटेड मिनिमम 2 क्वेश्चन दिखे ही होंगे। सही कहा ना मैंने दोस्तों? तो आज मैं पोस्टपार्टम हैमरेज जो ये टॉपिक जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको आज पढ़ाने जा रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स मैं आपको देती रहूँ। ठीक है, सारे कवरेज हो जाए और आपके पास वीडियो टाइम से पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि सारे जितने भी टॉपिक है कोई भी बच्चा मिस ना कर पाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ टॉपिक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीपीएच की डेफिनेशन कि पीपीएच आखिरकार होता क्या है। डिलीवरी के बाद थोड़ा खून ज़रूर बहता है। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट तो नहीं कहेंगे, बट जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो बहता ज़रूर है। ठीक है, लेकिन वो पीपीएच नहीं बन जाता है। ठीक है, व्हेन मोर देन 500 ml। ठीक है, जब वजीनल डिलीवरी होती है उसके बाद मोर देन 500 एंड सिजेरियन में थोड़ा ज़्यादा जाता है, मोर देन 1000 ml। ठीक है, तो ये पीपीएच की डेफिनेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी एंड प्रैक्टिकल बात नहीं पूछी जा रही है यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन पूछी जा रही है। इन द वेजिनल डिलीवरी मोर देन 500, इन द सिजेरियन मोर देन 1000 ml, इट्स कॉल्ड पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, एंड जो एससीटी होता है, हेमाटोक्रिट लेवल ड्रॉप थे 10%। ओके, 10% वो ड्रॉप हो जाता है। एंड यहाँ लिखा है कि एनी ब्लीडिंग सफिशिएंट टू कॉज द सिम्टम और रिक्वायर्ड ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बनते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला एग्ज़ाम है कि वजीनल डिलीवरी के बाद कितना ब्लड लॉस होता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है मोर देन 500। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कितना ब्लड लॉस होगा, तो मोर देन 1000 ml। अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसा कि यहाँ आप पॉइंट में देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। जो मैटरनल डेथ होती है उसका जो लीडिंग कॉज है वो ये 25% है। हैमरेज एक 25% का कॉज है मैटरनल डेथ के लिए। ये एक क्वेश्चन बन गया थर्ड। एंड एक क्वेश्चन और बन गया है आपका सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ। और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ होती है ये सेकेंड लीडिंग कॉज है जो कि 17% है। तो आपके क्वेश्चन मैंने पहली स्लाइड में ही बता दिए हैं, 4 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, ऊपर की जो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्ट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी पीपीएच किसे बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी को हम अर्ली पीपीएच भी बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के 24 घंटे बाद होता है, उसे बोलते हैं पीपीएच प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला आपका बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रही हूँ सीरियसली बोल रही हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैंने अभी तक दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट आस्किंग एंड फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस हैं। इस पे ध्यान देना, फोकस देना। क्वेश्चन पहला बन गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये अक्सर आता है, व्हाट इज़ सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच पूछा जाता है, वहाँ पर दे दिया जाता है ऑप्शन में just after the delivery, 4 hours of delivery, after 24 hours and up to the 6 weeks। तो राइट आंसर आपको चली गया है पता। मुझे उम्मीद है आप एग्ज़ाम्स में अच्छा लिख कर आएंगे। अप टू 6 वीक्स, 6 वीक 42 दिन के अंदर अगर किसी लेडी को, ठीक है, मदर को एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है जो कि सेकेंडरी पीपीएच कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइम को ज़ाया ना करते हुए जल्दी टॉपिक पकड़ेंगे इजी वे में। ठीक है, 4T। टी
ठीक है, टी याद रखना दोस्तों हमेशा, पीपीएच में 3 टी होते हैं, ठीक है। ये जो टी है, इन टी को हमेशा ध्यान में रखना होता है विद सीरियल वाइज। फर्स्ट टोन, सेकंड ट्रॉमा, थर्ड टिश्यू एंड फोर्थ इज थ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ये 4 टी होते हैं पीपीएच के, ठीक है, या हम डिलीवरी के भी बोल सकते हैं। ये 4 टी होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। अगली स्लाइड में हम जल्दी से चलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं अर्ली में बोला गया है यूट्राइन अटॉनी, ठीक है। यूट्राइन अटॉनी का मतलब क्या होता है, यूट्रस अटॉनी में रिलैक्सेशन। जब यूट्रस अटॉनी, आप समझ रहे होंगे रिलैक्सेशन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब मसल रिलैक्स हो जाएगी तो यूट्रस अटॉनी का वर्ड आएगा, जिसमें कि पेशेंट को मोर ब्लीड करेगा, मोर ब्लीडिंग होगी। अब यहाँ है रिटेंड प्लेसेंटा, ये भी मोस्ट कॉमनली है। प्लेसेंटा अपनी जगह पे 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा रिटेंड कर जाता है, वहीं रह जाता है, कंप्लीट तरीके से बाहर नहीं आता है, तो वो भी रिटेंड प्लेसेंटा कहलाता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रॉमा ड्यूरिंग द डिलीवरी। यहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, जेनरल ट्रैक्ट में यूट्राइन रप्चर हो जाता है या यूट्रस इन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी तीसरा कॉज है अर्ली, उसी दौरान पीपीएच होने का। हेरिडिटरी कोगुलोपैथी, ठीक है, कोगुलेशन प्रॉब्लम, कोगुलेशन फैक्टर्स, एबनॉर्मलिटीज़, हेरिडिटरी है, पेशेंट को भी है, पेशेंट की मदर को भी है, फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और प्लेसेंटा एक्रेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे चल देती हूँ। अब यहाँ लेट की बात कर लेते हैं। लेट जिसको कि हम सेकेंडरी बोल रहे थे, अब सेकेंडरी लेट क्यों होगा, लेट होगा इन्फेक्शन की वजह से। आफ्टर द डिलीवरी अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है यूट्रस में, ओवरीज में, वजीना में, सर्विक्स में या आउटर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, लाबिया माइनोरा जो भी है, इन सब जगह पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या प्लेसेंटल साइट सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटेंड प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स हो गए हों, या हेरिडिटरी कोगुलोपैथी की वजह से भी लेट भी हो जाता है, या ऐसा हो कि प्री एग्जिस्टिंग यूट्राइन पैथोलॉजी, पहले से ही यूट्राइन कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद डिलीवरी हुई, उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। अब अगली स्लाइड में आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि हमने पहले में पढ़ा था कि अर्ली जो हमारा प्राइमरी पीपीएच होता है, उसका जो पहला कॉज था हमारा यूट्राइन अटॉनी था, कि यूट्रस अटॉन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो अब वो क्यों होता है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन, जब यूट्रस हमारा ओवर डिस्टेंड हो जाता है, ज़्यादा भर जाता है, जैसे कि मैक्रोसोमनिया, मदर डायबिटिक है तो मैक्रोसोमनिया होता है बच्चे की जो बॉडी है बहुत लार्ज होती है, लार्ज होने की वजह से यूट्रस ओवर डिस्टेंड हो जाता है और डिलीवर्ड होने के बाद पीपीएच कॉज कर सकता है। बच्चे को आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें पॉलीहाइड्रोमनियोस है, मतलब मोर लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ओके, एंड मल्टीपल जेस्टेशन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, दो या दो से ज़्यादा बच्चे होने पे भी हो सकता है ओवर डिस्टेंशन। तो ये पहला कॉमन कॉज है यूट्राइन अटॉनी का। एंड लेबर, अगर लेबर प्रोलॉन्ग चल रही है, प्रेसिपिटस है या ऑगमेंटेड है, अगर प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत लंबी खिंच गई है, प्रेसिपिटस मतलब बहुत ही तेज़ी से लेबर प्रोसेस, आपने पढ़ाई होगा लेबर पूरा स्टेजेस जल्दी हो गया है। ऑगमेंटेड, कई बार ऐसा होता है कि ऑगमेंट की जाती है लेबर को, तो ऑगमेंटेड है तो भी। कोरियो एमनाइटिस, ठीक है, दिखा देती हूँ, कोरियो एमनियोटिस, ठीक है, कोरियोन एंड एमनियोटिक लेयर में जब इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस। एंड ग्रैंड मल्टीपैरिटी, मतलब कि अगर जब फीमेल के ज़्यादा बच्चे होते हैं, दो से ज़्यादा, 3 से 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे होते हैं, तब पीपीएच बहुत ही ज़्यादा इजीली वुमन को हो जाता है। एंड टोकोलाइटिक एजेंट, अगर वुमन टोकोलाइटिक एजेंट पे है, मतलब एंटी कोगुलेशन मेडिसिन पे है, वारफरिन, हिपैरिन, उस पे चल रही है तो भी हो जाता है। एंड एनीमिया, अगर मदर को अनीमिया है तो अनीमिया की वजह से भी हो जाता है पीपीएच। एंड यूट्राइन अटॉनी उसकी वजह से भी हो जाता है दोस्तों। यूट्राइन फिब्रॉइड है, यूट्रस में फिब्रॉइड है, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ था,
एनेस्थीसिया दिया है, हेलोथेन, एंड कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ है। तो ये कॉज हो गया यूट्रन अटॉनी का। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जल्दी से चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बोला है जब इतना देखा जाता है कि यूट्रन अटॉनी बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली अगर है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ अटॉनी बाई मैनुअल मसाज होती है दोस्तों। हाथ में ये जो आपके सामने प्रोसीजर है, ठीक है, इसका नाम ही है ये बाई मैनुअल मसाज। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। बाई मैनुअल मसाज जैसे कि एम्स के एग्ज़ाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, साथ में नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा ये इमेज में क्या दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड में बाई मैनुअल मसाज है। हम ग्लव्स पहन के थ्रू दी वजीना इंटरनली अंदर हाथ इंसर्ट करने के बाद, वन हैंड इंसर्ट करने के बाद दूसरे हाथ से पुश बैक करेंगे, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ सामने आपको दिखा रखा है, एक हाथ इंसर्ट करके उसी डॉक्टर या सिस्टर ने दूसरा हाथ वहाँ पे प्रेशर इंसर्ट किया है, ठीक है। इससे क्या होता है, यूट्रस में हम बाई मैनुअल मतलब दोनों तरफ से, ठीक है, बाई मैनुअल दोनों तरफ से हम मसाज कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ये बाई मैनुअल मसाज है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ दिखा रखा है आपको तो, और पहले तो बाई मैनुअल मसाज है, साथ ही साथ सबसे पहले क्या है, एम्प्टी द ब्लैडर। पेशेंट का ब्लैडर हमें एम्प्टी करना होगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ब्लैडर एम्प्टी होगा। यूटेरोटॉनिक वर्ड आ रहा है। अब वो कौन से एजेंट होते हैं जो कि यूटेरोटॉनिक होते हैं, यूट्रस को टोन देने वाले एजेंट ही यूटेरोटॉनिक कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ सारे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट हमारा ऑक्सीटोसिन ही होता है। सबसे पहले हमें ऑक्सीटोसिन देना होता है। अगर फ़र्क नहीं आता है उसके बाद ही हम नीचे लेवल पे आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है 10 से 40 यूनिट देंगे पर लीटर। आईवी भी दे सकते हैं या हम 10 यूनिट का आईएम भी दे सकते हैं पेशेंट को विदाउट डाइल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे मिथार्जिन में। मिथार्जिन जो होता है हमारा 0.2 mg होता है, जिसको हमें आईएम देना होगा एवरी 2 to 4 आवर्स, या मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स, जिसे कि कॉमनली हम हॉस्पिटल में कार्बोप्रोस्ट नाम से जानते हैं कि कार्बोप्रोस्ट की जो टैबलेट्स होती हैं, कार्बोप्रोस्ट की जो इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 एनालॉग ये रहा, एंड प्रोस्टिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बलून। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर ये सारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी कई बार होता है, ये देखा गया है होता भी है, नहीं पीपीएच रुकता है, ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती है, तो हमें क्या करना होता है, जो यूट्राइन आर्टरी है उसे एम्बलाइजेशन कर देना होता है, या ऐसा भी हो जाता है कई बार लेप्रोटमी कर जानी पड़ जाती है या हिस्टेक्टमी कर जानी पड़ती है सीवियर केस में, जब ब्लीडिंग कैसे भी स्टॉप नहीं होती है। तो लास्ट ऑप्शन ये नहीं कि तुरंत ही कर दिया, बहुत मेहनत करने के बाद, सारी मशक्क़त पूरी करने के बाद, पूरी टीम अरेंज करने के बाद अगर नहीं होता है तो पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है। तो लास्ट मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द पीपीएच हिस्टेक्टमी, ठीक है। अगली स्लाइड में आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ दिखा रखा है रिटेन प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने बताया था, 2 कॉज बताए थे ना, पहले बताया था यूट्राइन अटॉनी, फिर बताया था रिटेन प्लेसेंटा। तो अब यहाँ बात आई है रिटेन प्लेसेंटा को डीप में पढ़ते हैं। रिटेन प्लेसेंटा किसे बोलते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। इफ़ द थर्ड स्टेज लास्ट लॉन्गर दैन 30 मिनट्स इट्स कॉल्ड रिटेन प्लेसेंटा। अगर हमारा जो थर्ड स्टेज है वो 30 मिनट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। थर्ड स्टेज में जो मेन वर्क जो होता है बॉडी का वो ये होता है कि प्लेसेंटा रिमूव करना। तो अगर थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा रिमूव नहीं होता है 30 मिनट से ज़्यादा तो वो रिटेन प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कॉज हो सकते हैं रिटेन प्लेसेंटा के। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आप सभी को, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है एसेसरी लोब्स में कोई दिक्कत हो सकती है, ये ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल हो सकता है प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है, ठीक है।
कोरियन एंड एमनियन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या बेबी का प्री टर्म डिलीवरी हो उसके वजह से भी। प्री टर्म डिलीवरी में अक्सर देखा जाता है कि रिटेन प्लेसेंटा होता है दोस्तों, क्योंकि प्लेसेंटा भी रेडी नहीं होता है डिलीवर्ड होने के लिए, बट बेबी फिर भी आउट हो जाता है। वो प्री टर्म डिलीवरी कहलाती है, जिसमें वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है प्लेसेंटा रिमूव होने के। उसमें आगे बढ़ती हूँ। अब देखो मैंने तो बता दिया, अब उसका मैनेजमेंट भी बताना पड़ेगा कि हमें रिटेन प्लेसेंटा में क्या करना होता है। तो आप देख सकते हैं रिटेन प्लेसेंटा के यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं हम प्लेसेंटा को, एंड यूट्राइन एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट तरीके से मैनुअली हाथ के तरीके से ही ग्लव्स पहन के रिमूव करने की कोशिश करनी होती है। अगर वो फेल हो जाता है तो ब्लंट क्यूरेटेज करते हैं, ठीक है। जो क्यूरेट होता है हमारे सेट में, ठीक है, जो सेट में क्यूरेटेज होता है उससे क्यूरेट करते हैं। कंजर्वेटिव बलून कैथेटर सबसे मेन है एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी मैंने यहाँ लिखे उन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है बकरी बलून। आप नाम सुना होगा ऑप्शन गाइड में, बकरी बलून एंड बलून कैथेटराइजेशन टू यूट्रस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। सबसे पहले है एम्बोलाइजेशन एंड देन हिस्टेरेक्टमी। तो बकरी बलून के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सामने आपके पिक्चर में दिख रहा होगा बकरी बलून, ठीक है। जैसे कि यहाँ सामने ऊपर लिखा है बकरी पोस्टपार्टम बलून। ये बलून जो है ऐसे नहीं जाता है अंदर, जैसे हम यूरिन कैथेटराइजेशन करते हैं ना उसी तरीके से अंदर यूट्रस में ही जाता है। नीचे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे एक सिरिंज अप्लाई कर रखी है। ये जो सिरिंज है इससे एयर पुश करते हैं हम। एयर पुश करने से क्या होता है दोस्तों, आप जैसा कि देख ही रहे हैं, एयर पुश करने से जो ये बलून है दोस्तों, ये बलून ऐसे फूल जाता है। और ये बलून क्या काम करता है, यहाँ पे बलून यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बकरी बलून था। आगे बढ़ जाती हूँ स्लाइड में। नेक्स्ट वन मैंने ट्रॉमा बताया था आपको। ट्रॉमा में लैसरेशन भी हो सकता है। अब लैसरेशन कहाँ हो सकता है, वेजिनल, सर्वाइकल, यूट्राइन, ठीक है। लैसरेशन होने की वजह से भी हो सकता है। हेमाटोमा फॉर्म हो जाएगा, वेजिनल पैकिंग करनी पड़ जाती है अक्सर दोस्तों। वेजिनल पैकिंग कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है। अब सबसे मेन जो हमारा टॉपिक जहाँ बैठता है, जो हमारे लिए सबसे मस्ट है, वो है मैनेजमेंट। अब हम पीपीएच के मैनेजमेंट पे आएंगे। तो पीपीएच का जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले स्टेप 1 ले लेते हैं हम। स्टेप 1 में हम यहाँ ले लेते हैं इनिशियल असेसमेंट और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दे रखा है सबसे पहले ऑप्शन में रिससिटेशन, जिसमें हमें आईवी बोर्स देने होंगे लार्ज अमाउंट में, ऑक्सीजन देना होगा, पेशेंट का बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, और सबसे मस्ट यूरिन आउटपुट, यूरिन इनटेक एंड आउटपुट हमें मॉनिटर करना होगा। पेशेंट को हमें कैथेटराइजेशन कर देंगे और ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। अब एसएसडी एटियोलॉजी, अब पीपीएच होगा तो सिर्फ मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे हम, जब तक एटियोलॉजी नहीं पता होगी, कॉज नहीं पता होगा। तो आपको मैंने तो टी पढ़ाए थे ना, 4 टी, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। तो यहाँ वो आ गया है। हम टोन देखेंगे पेशेंट की, उसके बाद हम ट्रॉमा देखेंगे, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, टिश्यू देखेंगे एंड थ्रोम्बिन देखेंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन कैसे, देखो अब हमें यूट्रस चेक करना है, हमें यूट्रस का चेकअप करेंगे तो उसमें टोन और टिश्यू देखेंगे, ठीक है। एंड एक्सप्लोर करेंगे लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, जिसमें हम ट्रॉमा चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम पेशेंट से लेंगे हिस्ट्री, रिव्यू द हिस्ट्री। तो उसमें पेशेंट से पूछेंगे थ्रोम्बिन के बारे में। थ्रोम्बिन तो नहीं पूछ पाएंगे हम, थ्रोम्बिन हम पूछेंगे खून में कोई दिक्कत तो नहीं है जमने में, कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब हम पेशेंट से ये जानना चाह रहे हैं कहीं पेशेंट को कोगुलोपैथी तो नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे कॉज को एनालाइज करेंगे पेशेंट के। एंड ऑब्जर्व द क्लॉट। तो यहाँ पे 4 टी आ गए हैं जिसको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा ध्यान में। टोन एंड टिश्यू, एक्सप्लोर द यूट्रस, नीचे के लोअर जेनिटल ट्रैक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रॉमा याद करना पड़ेगा, और पेशेंट से रिव्यू करेंगे हिस्ट्री, कोगुलोपैथी के बारे में, थ्रोम्बिन, ठीक है। यहाँ आ गए 40। अब यहाँ देख लेते हैं लैब टेस्ट क्या क्या होंगे। लैब टेस्ट में सबसे पहले होगा पेशेंट का सीबीसी, कोगुलेशन स्क्रीन कर लेंगे और ब्लड ग्रुप देख लेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ती हूँ।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके 4 टी आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे। ये स्टेप 2 है दोस्तों, डायरेक्टेड थेरेपी। डायरेक्टेड थेरेपी मतलब अब जब हमने स्टेप 1 किया तो स्टेप 1 में हमें पता चल गया होगा कि पेशेंट को क्या कॉज है जिस वजह से पेशेंट को पीपीएच हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड थेरेपी। डायरेक्ट देंगे वो थेरेपी जो पॉजिटिव है, समझ गए ना आप। तो हम क्या करेंगे, टोन के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को मसाज करेंगे, कंप्रेस देंगे एंड टोन के लिए टॉनिक ड्रग भी देंगे, ठीक है। अब टिश्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूट्रस से मैनुअली रिमूव करेंगे टिश्यूज़, अगर नहीं होती है मैनुअली तो क्योर अटैच करेंगे। अब बात है ट्रॉमा की। अब ट्रॉमा में ट्रॉमा करेक्ट करेंगे, जैसा कि इन्वर्जन अगर हुआ है यूट्रस में तो इन्वर्जन को करेक्ट करेंगे, लैसरेशन हुआ है तो लैसरेशन को रिपेयर करेंगे और रप्चर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे रप्चर हुआ है। अब बात रही थ्रोम्बिन की, अगर पेशेंट को थ्रोम्बिन है तो उसको रिवर्स करेंगे। एंटी कोगुलेशन से रिलेटेड दिक्कत है तो एंटी कोगुलेशन की मेडिसिन पे रखेंगे और फैक्टर्स को रिप्लेस करेंगे। ये होती है डायरेक्टेड थेरेपी फॉर द पीपीएच। अब स्टेप 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे अब स्टेप 3 है इंट्रैक्टेबल पीपीएच, गेट दी हेल्प। अब हेल्प किससे लेंगे हम, वार्ड बॉय से ले नहीं सकते, तब देखते हैं किससे लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन, सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ठीक है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, लैब एंड आईसीयू से हम हेल्प लेंगे, ठीक है। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, लोकल कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनुअल कंप्रेशन देंगे, यूट्रस पैक करेंगे, वैसोप्रेसिन देना पड़ेगा, इम्बलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए ये सारी बातें। अब यहाँ देखेंगे बीपी एंड कोगुलेशन, क्रिस्टलॉइड, ठीक है। क्रिस्टलॉइड जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो चढ़ाएंगे और ब्लड प्रोडक्ट देंगे पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस में। अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ। अब यहाँ पे दिया है स्टेप 4, 1 2 3, ये 3 जो स्टेप थे वो प्रयास इतना करने के बाद भी अगर वो फेल हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा आखिरी प्रयास क्या होता है, सर्जरी। सर्जरी में लैसरेशन को रिपेयर करेंगे, वेसल्स को लाइगेट कर देंगे। कौन सी वेसल करेंगे, यूट्राइन वेसल, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। ये सारी वेसल्स को लाइगेट कर देंगे, एंड में हिस्टेरेक्टमी कर देंगे दोस्तों, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी ब्लीडिंग, ऑपरेशन के बाद वाली ब्लीडिंग। उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि एब्डोमिनल पैकिंग करनी हो जाएगी और एंजियोग्राफिक एम्बलाइजेशन, अगर पोस्ट हिस्टेरेक्टमी भी ब्लीडिंग करती है तो, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट स्लाइड थी। मुझे उम्मीद है कि जो पीपीएच का जो टॉपिक है वो आपको ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा दोस्तों। ऐसे ही चैनल को आगे ग्रो करने के लिए, मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए और भी वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आगे शेयर कर देना चैनल भी और वीडियो भी, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और ऐसे ही मैं टीचिंग क्लासेस एंड न्यू जॉब वैकेंसीज आप तक पहुंचाती रहूं दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।